हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज विद सीके। और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। किस पर है? तो हमारे प्रेसिडेंट महोदय का पार्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हम अभी तक प्रेसिडेंट में ही घूम रहे हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये टॉपिक बहुत लेंदी है भाई, आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी ना करना। और तुम्हें भागना है तो किसी दूसरे चैनल पे चले जाओ, मैं तो आराम से पढ़ाऊंगी। मेरा ये है कि एक एक चीज़ जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर इनके हो चुके, अपॉइंटमेंट के पावर हो चुके। आज हम पढ़ेंगे जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, पार्डनिंग और इमरजेंसी। ये जो जुडिशरी है ये आपका इसके साथ हो जाएगा। ये दो छोटे छोटे पावर हैं जो मैं आपको ऐसे ही समझा दूँ। डिप्लोमेटिक पावर क्या है? तो हमारा जो फाइनेंशियल एम्बेसडर होते हैं, मतलब बाहर के फाइनेंशियल एम्बेसडर नहीं, जो दूसरे देशों में हम एम्बेसडर भेजते हैं, राजदूत भेजते हैं दूसरे देशों में, उनको अपॉइंट करने का काम कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। ठीक, ये आपका डिप्लोमेटिक पावर मैं पढ़ा रही हूँ मैं आपका, कि जो हमारे राजदूत हैं दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, उनको अपॉइंट करने का काम कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट महोदय करता है। किनको? एम्बेसडर को। और दूसरे देशों के साथ हमारी जो भी डील होती है, चाहे बिजनेस हो या कोई भी ट्रीटी हो, कुछ भी इस तरह का हो, तो सिग्नेचर अथॉरिटी कौन होते हैं? प्रेसिडेंट महोदय होता है। चाहे मिलके प्राइम मिनिस्टर आओ या डिफेंस मिनिस्टर आओ, जब कोई सौदा होगा, जब कोई डील होगी, जब कोई बात होगी दो देशों के बीच में, तो सिग्नेचर अथॉरिटी कौन होंगे? प्रेसिडेंट महोदय होंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जुडिशियल पावर और फाइनेंशियल ये पार्डनिंग पावर जो है इसको हम साथ साथ पढ़ेंगे। फिर फाइनेंशियल पावर करेंगे और लास्ट में हम चले जाएंगे किस पे? इमरजेंसी पे। फाइनेंशियल पावर भी एक बार में ही मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल पावर क्या है इनकी। तो फाइनेंशियल पावर ये एक है कि वित्तीय जो वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है, उसमें जो बिल रखा जाता है, मैं कल आपसे मनी बिल की बात कर रही थी, है ना? तो जो बिल रखा जाता है मनी बिल, वो पहले एक बार प्रेसिडेंट के पास जाता है। सुनना आराम से, मैंने कहा था कि मनी बिल प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में, फिर जाता है राज्यसभा में, और उसके बाद सिग्नेचर के लिए आता है किसके पास? राष्ट्रपति महोदय के पास। लेकिन लोकसभा में जाने से पहले भी फाइनेंस कमीशन, जिसकी जो हर 5 साल में एक बार प्रेसिडेंट खुद ही उसकी गठन करते हैं कमीशन का, वो फाइनेंस कमीशन क्या करता है? सजेस्ट करता है राष्ट्रपति महोदय को कि भाई साल पूरा होने पर है, अब हमें क्या करना है? नया बिल बनाना है, मनी बिल। ये देते हैं परमिशन, और उसके बाद बनता है बिल फाइनेंस कमीशन के अंडर में, और वो बिल पेश किया जाता है किस में? लोकसभा में। लोकसभा से राज्यसभा में, राज्यसभा से वापस प्रेसिडेंट महोदय के पास साइन होने के लिए जाता है। इनकी मर्जी पड़े तो साइन करो, नहीं मर्जी पड़े तो भी साइन करो। साइन करके वापस भेजना, इनको पास करना ही पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि लोकसभा के पास मनी बिल के मामले में थोड़ा सा स्पेशल पावर है, क्योंकि सीधा सीधा जनता से कनेक्ट होता है। तो फाइनेंस बिल से रिलेटेड इतनी ही बात है, फाइनेंशियल पावर से रिलेटेड इतनी ही बात है। उसके अलावा हमारा जो कंटीजेंसी फंड होता है, यानी कि संचित निधि कोष जो होता है, उसकी जो पावर है, यानी कि उससे जो भी खर्चे करने हैं आपको, देश में जो भी जिस तरह के खर्चे होने हैं, वो खर्चे करने के लिए आपको किससे परमिशन लेनी होगी? राष्ट्रपति महोदय से परमिशन लेनी होगी। तो ये पूरा जो कंटीजेंसी फंड होता है किसके अंडर में होता है? प्रेसिडेंट महोदय के अंडर में होता है। ठीक, आ जाते हैं हमारे जुडिशियल पावर पे, पार्डनिंग पावर पे। तो क्या कहता है पार्डनिंग पावर? कि प्रेसिडेंट महोदय जो हैं, इनको जुडिशियल पे बात कर लेते हैं। छोटी सी बात है, कल मैंने बता दिया वैसे आपको कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको अपॉइंट करने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। रिमूवल का काम भी यही करेंगे। हाई कोर्ट जो हैं उनके भी जो है अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट महोदय ही करते हैं। और रिमूवल का काम भी कौन करेंगे? प्रेसिडेंट महोदय ही करेंगे। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल, जिसे लीगल एडवाइज़र कहा जाता है सरकार का, उनको भी अपॉइंट करने का काम कौन करेंगे? प्रेसिडेंट महोदय ही करेंगे। ये इनका जुडिशियल पावर है, यानी कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बंदे अपॉइंट होने हैं वो सारे अपॉइंट किसकी परमिशन से होंगे? सॉरी, सिग्नेचर अथॉरिटी किसकी होगी? प्रेसिडेंट महोदय की होगी। आप लोगों को लग रहा होगा मैम इनके पास तो भयंकर पावर है, फिर आप कहते हो कि इनके पास पावर नहीं है। जी, ये सारे काम करते हैं, लेकिन इन सारे काम को करने के लिए इनको रिकमेंडेशन किसका चाहिए होता है? COM का चाहिए होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। कोई भी काम ये अकेले नहीं करता है ना? तो उनके सपोर्ट से, उनके रिकमेंडेशन से करते हैं। अब आता है पार्डनिंग पावर पे। ये आप कह सकते हो कि मैडम इनका बड़ा स्पेशल पावर है जी।
किसी को कोई भी सज़ा हो रखी हो, चाहे वो मिलिट्री में कोर्ट मार्शल के थ्रू हो रखी है या फिर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हो रखी है, वो बंदा अगर अपनी अपील लेके जाता है प्रेसिडेंट महोदय के पास कि साहब मेरे को सज़ा मिल रही है, प्लीज़ मेरी सज़ा कम कर दो, माफ़ कर दो, तो ये राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट महोदय के पास है कि वो उस सज़ा को क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और चाहे तो पूरी पूरी माफ़ भी कर सकते हैं, चाहे वो फांसी की सज़ा ही क्यों ना हो। अगर प्रेसिडेंट को लग गया कि नहीं यार छोड़ दो, तो छूट जाता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है। एक छोटा सा केस मैं बताऊं, राजीव गांधी की हत्या की गई थी, आपको पता है। उनका जो कल्प्रिट था उसको सज़ा दी गई थी फांसी की। उस सज़ा को किसी ने माफ़ कराया और उसे बदल दिया किसमें? उम्र कैद में। अपील तो डाली थी कि उसकी माफ़ी कर दो, पूरी माफ़ी कर दो उनको, लेकिन माफ़ नहीं किया गया। प्रेसिडेंट महोदय का ये तर्क था कि देश का प्राइम मिनिस्टर था जी, उसकी हत्या की गई है। अगर ऐसे हत्यारों को भी हम माफ़ करने लग गए तो कानून व्यवस्था का होगा क्या? डरेगा कौन? सब अपील ले लेके पहुंच जाएंगे हमारे पास, है ना। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हुई जिनकी वजह से प्रेसिडेंट महोदय को क्या करना पड़ा, फांसी की सज़ा को बदलना पड़ा किसमें? उम्र कैद में। पड़ा नहीं, इन्होंने कर दिया अपनी मर्जी से। ठीक, आप ये समझिए, अभी आप इतना ही समझिए, इस कहानी पे पूरे मत जाइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा मोटो सिर्फ आपको ये समझाने का है कि ये जो माफ़ी देने का अधिकार है ये किसके पास होता है? सिर्फ प्रेसिडेंट महोदय के पास होता है, सज़ा कम करने का भी और सज़ा माफ़ करने का भी। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि बड़ा स्पेशल पावर है इनके पास। ये पावर और किसी के पास भी नहीं है। स्टेट में गवर्नर को ये पावर है, गवर्नर को पावर है सज़ा कम करने का, माफ़ करने का नहीं है। प्रेसिडेंट महोदय को माफ़ करने का भी, ठीक है ना। तो ये आप बहुत ही स्पेशल पावर कह सकते हैं। फाइनेंशियल बिल मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। कंटीजेंसी फंड होता है जो उनके अंडर में होता है और उसको करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है किससे? प्रेसिडेंट महोदय से। ठीक, ये आपका आर्टिकल 72। ये जो मैं पार्डनिंग वाली बात कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल था, इसलिए मैंने इसके आर्टिकल का भी जिक्र किया है कि आर्टिकल 72 हमें ये कहता है, क्या कहता है कि प्रेसिडेंट के जो पावर हैं, ये जो माफ़ी ग्रांट करने का पावर है, ये आपका आर्टिकल 72 के तहत दिया गया है, जिसमें ये सज़ा को क्या कर सकते हैं? कम भी कर सकते हैं और पूरी तरह से उसे क्या कर सकते हैं? ख़त्म भी कर सकते हैं। अब आ जाइए अपने मेन टॉपिक पे जो इनका स्पेशल पावर है। एक और मिलिट्री पावर जो पीछे रह गया, हमारी बात नहीं हुई इसके बारे में, मैं बता दूँ एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा कि मिलिट्री पावर क्या है आपकी। तो मिलिट्री पावर ये है कि मैंने आपसे कहा था कि प्रेसिडेंट जो होता है सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस होते हैं। ठीक, तो जब ये सुप्रीम कमांडर होते हैं तो मिलिट्री जब कोई एक्शन लेती है तो वो एक्शन लेने की उनको परमिशन कौन देते हैं? प्रेसिडेंट महोदय देते हैं। जैसे युद्ध करने की परमिशन देगा तो कौन देगा? प्रेसिडेंट देगा, ठीक है ना। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट चाहे जो भी काम करें इस तरह के काम करने के लिए वो COM से एक तरह से सिफारिश पे ये काम करता है, सिवाय माफ़ी करने वाला छोड़कर। उससे रिलेटेड ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं कहा गया है कि माफ़ी देने के लिए भी उन्हें क्या करना पड़ेगा? रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, परमिशन नहीं, सिफारिश, है ना। बाकी सारे काम वो COM की सिफारिश से करते हैं सिर्फ। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो ये जो काम करेंगे पार्लियामेंट की COM की सिफारिश पे करेंगे। सिर्फ पार्डनिंग वाला जो अधिकार है उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, तो वो उनकी विवेक पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आते हैं हम इन पावर्स पे जो बहुत ही स्पेशल पावर है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। कैसी कंडीशन होगी वो नेशनल इमरजेंसी वाली कंडीशन ये होगी, वॉर की, दूसरे देश से वॉर हो गया है, एक्सटर्नल वॉर हो गया है, भारत पाकिस्तान का, भारत चीन का, या इस तरह का कोई भी हमला हो गया है, तो उसमें नेशनल इमरजेंसी राइट है लगाने का किसको? प्रेसिडेंट महोदय को। यानी कि देश में क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ये सारे राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लागू करने से रिलेटेड है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर आर्म रेबेलियन जिसे कह दो कि जो डिफेंस है उसी में कोई इस तरह का विवाद हो गया है, क्रांति हो गई है एक तरह से समझ लो, तो उस कंडीशन में ये कर सकते हैं। या फिर मैं कह दूँ कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, आंतरिक दंगे जिसे आप कह दो,
देश के अंदर ही दंगे हो रहे हैं, तो उन दंगों के केस में भी ये क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलिए आपका फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। स्टेट में अगर ऐसा लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या हो गई है, फेल हो गई है। अभी आपने लास्ट ईयर ही महाराष्ट्र वाला केस देखा होगा, जहाँ पे सीएम पे कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा था कि सीएम बनेगा कौन, बड़ा ही मतलब पेचीदा क्वेश्चन बना हुआ था। तो उस बीच में एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। इस राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए राज्यपाल इनके पास ये एक तरह से एप्लीकेशन भेजते हैं या सजेशन भेजते हैं, जिसे मैं कह दूं कि भाई स्टेट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, यानी कि जो संवैधानिक तंत्र होता है वो फेल हो गया है। तो आप क्या करो, इंटरप्ट करो और राष्ट्रपति शासन लगा दो। जम्मू कश्मीर में तो काफ़ी टाइम तक लगा ही रहा था, आपको पता ही है। जब महबूबा मुफ्ती की पार्टी से बीजेपी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन ही ये लगा था। कहने का मतलब ये है कि अगर उस राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है उस वक्त, तो एक तरह से आप समझ लो क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। यानी कि पता ही नहीं चल पा रहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चुनाव के कोई नतीजे ही नहीं आ पा रहे, कोई मेजोरिटी है ही नहीं, कोई पार्टी लीडर बन ही नहीं पा रही है। बिना मेजोरिटी के तो आप मुख्यमंत्री कैसे बनोगे। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 360 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आर्टिकल 360, क्या कह रहा है कि ये पावर है फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का। कब, किस तरह की, कि जब देश पर जो है क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी इज, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन अगर बजट की हो जाती है, उधार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पैसा ही नहीं है, कंगाल हो गया है देश, उस कंडीशन में क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आपकी लागू होती है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें आपको याद करने लायक है वो क्या है कि ये सब करने के लिए कुछ परमिशन होती है क्या, कहीं से इनको रिकमेंडेशन मिलता है क्या। तो ऐसा होता है कि एक बार तो ये अध्यादेश ला देते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 कहता है ऑर्डिनेंस पास करने का इनको राइट है। लेकिन उसके बाद एक प्रॉपर कंडीशन दी हुई है कि भाई 2 महीने में या 1 महीने में इनको परमिशन लेनी होती है ना। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे बाहरी आक्रमण आर्टिकल 352 की बात कर लूँ, तो आर्टिकल 352 में क्या होता है कि 1 मंथ के अंदर अंदर इनको पार्लियामेंट के जो हैं हाउस से, दोनों हाउसेस से जो है अलग अलग मेजॉरिटी लेनी होती है और बिल को पास करवाना होता है। फिर 6 मंथ की आपको क्या मिलती है, परमिशन मिल जाती है, किसकी, नेशनल इमरजेंसी की। एक बार तो आप ऑर्डिनेंस पास कर लेते हो, पास करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको पार्लियामेंट की कमेटी बिठानी होती है, पार्लियामेंट का सेशन बुलाना होता है आगे अपने आप से, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपको बुलाना पड़ेगा। और बुलाकर क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से आपको ये बिल पास करवाना पड़ेगा, एक तरह से जो मेजॉरिटी के साथ, जिसका आप 2/3 बहुमत होता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बहुमत कितना होता है, तो 2/3 बहुमत के साथ आपको दोनों हाउस से अलग अलग पास करवाना होता है और 6 महीने के लिए उसे स्वीकृति दे दी जाती है। ठीक है, फिर आपका जो है सेकंड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन वाला इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका 2 मंथ का जो होता है, 2 मंथ के अंदर अंदर आपको हाउस से बिल पास करवाना होता है। ठीक है, कि इस राज्य में हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कर रहे हैं। स्टेट से आपको, सॉरी, पार्लियामेंट से आपके दोनों हाउस से आपको बिल पास करवाना होता है, वही 2/3 मेजोरिटी के साथ, और 6 महीनों के लिए क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसमें तो 1 मंथ के अंदर और इसमें 2 मंथ के अंदर। ठीक है, फिर लास्ट है आपका कौन सा, वित्तीय वाला, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें क्या होता है, तो इसमें भी आपको वही वापस 1 मंथ के अंदर अंदर आपको परमिशन लेनी होती है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो गया है, एक तरह से इमरजेंसी आ गई है, तो हमें राष्ट्रपति शासन लागू करवाना है। 1 महीने के अंदर अंदर आपको दोनों हाउस से अलग अलग 2/3 बहुमत के साथ बिल को पास करवाना होता है। कोई प्रॉब्लम इन तीनों में? आई होप नहीं है। एक बार वापस देखिएगा, एक बार में नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को 2 बार देख लिया करो, थोड़ा पॉज करके समझ के देख लिया करो, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई कमेंट करना हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।